हेलो गाइज, जय हिंद जय भारत। एक बार वापस आपके सामने हाजिर है। इस बार जो हमारा मुख्य जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी का, वो सबसे बड़ा टॉपिक है इंटरव्यू टिप्स। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कई प्रकार की स्कीम्स लॉन्च की गई है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक डिक्लेरेशन दी गई है, घोषणा की गई है कि बहुत सी वैकेंसीज से इंटरव्यू को हटा दिया जाएगा। परंतु आज भी राजस्थान में ऐसी कई वैकेंसीज है जहां पर इंटरव्यू बहुत ही मस्ट है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि इंटरव्यू के मार्क्स का जो वेटेज है, जहां भी इंटरव्यू है उनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। जिनके मिनिमम मार्क्स है और मैक्सिमम मार्क्स है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा क्या दिखाया जाए, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस दिखाया जाए, या पावर ऑफ कम्युनिकेशन या पावर ऑफ लीडरशिप या कम्युनिकेशन स्किल दिखाया जाए, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स दे। चलिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, जैसे कि राजस्थान आरएएस है, एसआई है, एसीएफ है, एनडीएस, एडीएस, सेंट्रल आईबी में भी होता है। आईबी में एसीआईओ 2 के लिए भी इंटरव्यू होता है, और भी कई पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू होता है। उसी प्रकार कॉलेज लेक्चरर, प्रोफेसर, वेटरनरी ऑफिसर, हाल ही में 900 के लगभग वैकेंसीज जिनका रिटर्न हो चुका है और बहुत जल्द इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर का रिटर्न हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, और फाइनली आरपीएससी तैयारी कर रही है इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की। बहुत ही जल्द इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त किए जा सकें। हमें आज लगभग 14 से 15 साल हो गए तपस्या करते करते इसी फील्ड में। पहली बार जब सब इंस्पेक्टर दिया था तो मेरे आई थिंक 21 या 22 मार्क्स थे इंटरव्यू में ओनली। और इस बार जो 2028 वाला, सॉरी 18 वाला है, 2018 वाला जो आरएएस है, उसका जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैं 80 प्लस मार्क्स में शायद टॉपर्स में हूँ। ठीक है ना। तो इतने मार्क्स आप कहाँ से ला सकते हो? 21 से लेके, इट मीन्स आप यानी 21% या 40% से लेकर के आप 80% तक की यात्रा कैसे कर सकते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो साथियों, अभी इंटरव्यू होने वाले हैं। आरएएस के भी इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, एसआई के होंगे, एसीएफ के हो चुके हैं, वेटरनरी के मैंने बताया आपको अभी इंटरव्यू बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या चाहता है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग ज्ञान बांटते घूमते हैं, या आप लोग उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करें जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने कभी जिंदगी में इंटरव्यू फेस नहीं किया। आप उनसे इस बारे में किसी भी प्रकार के मुखातिब ना हो, आप उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना करें। अक्सर हमारे यहाँ होता क्या है, जिन्होंने कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं दिया वही आपसे इंटरव्यू की चर्चाएं करते हैं कि इंटरव्यू में तो ये होता है, इंटरव्यू में तो कोई पूछता है बटन कितने हैं, इंटरव्यू में पूछता है सीढ़ियाँ कितनी हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कहाँ से आए हो, कौन सी बस से आए हो। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या उनको ज्ञान नहीं है इस बात का। देखिएगा, बिना ज्ञान के इंटरव्यू नहीं होता। तो पहले तो गांठ बांध ले कि आपको पढ़ना है, बिल्कुल आपको तैयारी करनी है, आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है वो तैयार करना है। जिस नौकरी में, जिस स्ट्रीम में, जिस एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमें तैयार क्या क्या करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं? पहली बात, आपका बैकग्राउंड क्या है, इट मींस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, यानी आपका एजुकेशन क्या है। यानी आपने 10th, 12th और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी हो या कोई और डिग्री है आपके पास, तो वो डिग्री आपकी किस में है और वो डिग्री आपने कहां से की है। इससे पहली चीज तो क्या होगा कि उनको ये पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। माना कि आपके 11th 12th में कुछ सब्जेक्ट थे, या आपके कॉलेज में मान लो मेरे जैसे कि ज्योग्राफी, संस्कृत और इंग्लिश लिटरेचर रहे हुए हैं, तो जब भी मैं मान लो इंटरव्यू फेस करता हूं, तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हैं कि मेरे से वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। अगर संस्कृत से पूछ रहे हैं तो कुछ कवियों के नाम है, कालिदास है, उनकी रचनाएं हैं, या मान लो कुछ और रचनाएं हैं वगैरह, उनके बारे में पूछेंगे। संस्कृत के कोई 2-4 श्लोक उनके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ जो महान कवि है उनके बारे में पूछ सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए ओड क्या है, सोनेट क्या है, लिटरेरी टर्म्स क्या है, लिटरेरी जो इतिहास था वो क्या क्या है, कैसे है। शेक्सपियर के बारे में जरूर पूछेंगे, या कुछ ऐसे टर्म है, पीबी सैले है, एडमंड स्पेंसर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार अगर आपका कोई और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटी है, तो उससे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है मित्रों, सबसे पहले आपको वो तैयार करना है।
आपके जो कॉलेज के जो सब्जेक्ट है या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में की है तो बिल्कुल ये मास्टर है, यानी मास्टरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री ले रखी है। तो इसलिए एग्जामिन जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन करेगा कि इसको कम से कम, जिसमें मास्टर डिग्री ले रखी है उसका ज्ञान तो कम से कम पूरा है। अब जो आपको दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में तैयारी करनी है, पहले भी मेरी कई चर्चाएं हो चुकी है, अगर आप में से कई लोगों ने क्लासेस ली होगी, ऑफलाइन क्लासेस ली होगी, ऐसा ही कि अभी इंटरव्यू बैच चल रहे हैं तो हमने बहुत से लोगों के इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई है और अभी भी चल रहे हैं रनिंग में। तो जो दूसरा टॉपिक है वो मेन टॉपिक ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, यानी आपने जहाँ से एजुकेशन दिया है या एजुकेशन लिया आपने, कोई भी 10th 12th या कॉलेज तक आपने जहाँ से एजुकेशन लिया है वही आपका होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है अमूमन। देखिएगा, जब पहली बार आप इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती थी, अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। अभी आपका नाम इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं जाता है, बस आपकी क्वालिफिकेशन जाती है, एजुकेशन जाता है, आपकी हॉबी के बारे में चर्चा होती है और आपकी जॉब है तो उसके बारे में चर्चा होती है। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको ढंग से तैयार करना है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है, आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, कोई भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में कंप्लीट, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बिना आपका जो इंटरव्यू का बेड़ा है वो पार होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जिला तैयार करना है, जिले की पूरी टोपोग्राफी आपको पता होना चाहिए, है ना, जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो भी आपको पता होना चाहिए, या हमारी जो जनसंख्या रिलेटेड, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, लैंगिक समानता है, या मान लो लिंगानुपात है, जो रेशियो है, या मान लो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति है, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आपके पास डेटाज भी होने चाहिए। देखिएगा, जब तक आपके पास करंट के डेटाज नहीं होंगे तब तक आप इंटरव्यू को प्रॉपरली आप ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो आपने अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो तैयार कर लिया, दूसरा आपका एक डिस्ट्रिक्ट ढंग से तैयार हो गया, कंप्लीट आपका टूरिज्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कौन कौन से बिजनेस है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए आपके ज़िले के बारे में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इन दो टॉपिक के बाद तीसरा जो टॉपिक होता है, अमूमन जिसके बारे में आरपीएससी आपसे एक्सपेक्टेशन करता है वो होता है हॉबी। ये सबसे बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए जब तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं साहब हॉबी क्या रखें, क्योंकि कईयों की हॉबी होती है और कईयों की हॉबी नहीं होती है। तो देखिएगा, जबरदस्ती तो करने की जरूरत नहीं है आपको कि हॉबी नहीं है तो भी आप लोग हॉबी अपने आप ही बना दो। तो देखिए, जो नकली चीजें होती है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। आप ओरिजिनल रहिए, जैसे आप बाय नेचर है वैसे ही रहिए। आपके नेचर में अगर कोई हॉबी है देन आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनसे इस बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं। अब अगर आपकी हॉबी है तो सुनिएगा, जैसे कि मान लो मेरा इंटरव्यू हुआ था अभी फिलहाल, तो मैंने हॉबी में 3 हॉबी भरी थी, जैसे कि टीचिंग, मोटिवेशन एंड सिंगिंग। तो यू कैन बिलीव कि मुझे इन तीनों जो मैंने ऑप्शन भरे थे हॉबी में, 3 हॉबी भरी थी, उन तीनों हॉबी में से बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स पूछे थे। सिंगिंग के बारे में पूछा था कि आप कैसे सिंगर है, तो हमने मजाक में कह दिया सर बाथरूम सिंगर है, क्या गाते हैं, हम क्या कुछ भी गा लेते हैं। तो बाद में उन्होंने पूछा कई चीज़ें, कौन सा आपको सिंगिंग क्या पसंद है, तो मैंने सूफिज्म बताया था, सूफिज्म क्या है, फिर प्रो अरबिक क्या है, प्रो टर्किश क्या है, बरेलवी विचारधारा, देवबंदी विचारधारा, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए थे वहाँ से। फिर दूसरा जब टीचिंग का बोला उन्होंने कि आप टीचिंग में आपने क्या क्या करवाते हैं, तो मैंने हंसते हंसते कहा सर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको छोड़ करके लगभग छोटे मोटे मैं इनका अल्पज्ञ हूँ, ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता लेकिन सारे लगभग पढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो फिर इसके बारे में चर्चा हुई, वो फिर पॉल साइंस के बारे में चले गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर जो पार्ट 3 है उसके बारे में पूछा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा, और वहाँ आर्टिकल 12 से लेके 33, 34, 35 तक लगातार 12, 13, 14, 15, 16, 17 फ्रीक्वेंटली एकदम आपके ऊपर क्वेश्चन, यानी आपके ऊपर लगातार फायर करते रहे। तो आपको तुरंत उनका जवाब कैसे देना है, रेस्पॉन्स कैसे देना है, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड के मन में आपके प्रति पॉजिटिवनेस पैदा हो जाए और वो न चाहकर भी आपका लोहा मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको हॉबी, फिर जैसे मोटिवेशन का पूछा तो उसके बारे में भी पूछा, कुछ शेरो शायरी के अंदाज में भी पूछा उन्होंने कि आप कैसे मोटिवेट करोगे अपने सबॉर्डिनेट को। तो मेरा ये मानना है साथियों कि अगर आपके पास जो भी हॉबी आपकी छोटी मोटी, कोई गार्डनिंग करता है, कोई घूमना फिरना करता है, कोई ऐतिहासिक चीज़ें देखना, कोई सिंगिंग करता है, कोई भजन गाना पसंद करता है, कोई बातें करना पसंद करता है, कोई बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, किताब पढ़ना, लिखना,
कुछ भी पढ़ना लिखना हो सकता है, या डायरेक्ट जो डायरी है, डेली डायरी मेंटेन करना, बहुत सी हॉबी होती है, सबकी अलग अलग हॉबी है। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि बिल्कुल अगर आपकी छोटी सी भी हॉबी है तो आप उसको मेंशन जरूर करें, और 360 के एंगल से उसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप बिल्कुल दिल लगा करके एक बार तैयार करिएगा, क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, और मैं वादा करता हूं कि वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा जहां से आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए हॉबी के मामले में एज पॉसिबल आपको टालना नहीं है। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें। उसके बाद देखिएगा, पहली बात तो आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे, सपोज इनमें से मेरा ये मानना है कि 60 to 70% इंटरव्यू कॉमन सेंस का होता है। चाहे आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और जो 30 to 40 जो परसेंट होता है वो होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। मान लो आप यहाँ एनिमल वेटरनरी में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ एक एक्सपर्ट बैठा होगा, या आप कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर जा रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट है, मान लो जूलॉजी या बॉटनी या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो वहां का एक बंदा बैठा होगा, वो एज ए एक्सपर्ट आपसे चर्चा करेगा। तो यहाँ तो सब्जेक्ट में अच्छा लगा। अब यहाँ जैसे मान लो RAS है, SI है, ये जैसे कॉमन सर्विसेज है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप RAS के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको RAS की कंप्लीट हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए। आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो पुलिस की कंप्लीट हायरार्की, यानी कांस्टेबल से लेकर के DG साहब तक कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी हायरार्की है। और फिर क्या करते हैं इंटरव्यू बोर्ड, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप पुलिस में जा रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, कहीं आग लग गई, कहीं दंगा हो गया, कहीं पंगा हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं रोड नहीं हो रही है, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए आप क्या करोगे, लोगों को कैसे समझाओगे, या आपके घर की प्रॉब्लम अलग है, जो प्रशासनिक प्रॉब्लम है वो अलग है, राजनीतिक दबाव दिया जा रहा है, आप उसको हैंडल कैसे करोगे। तो ये सारे जो है वो सिचुएशनल क्वेश्चन है, इनको ढंग से हैंडल करना है। अगर इनको आपने ढंग से हैंडल कर लिया तो बिल्कुल आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। फिर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं आगे कुछ ऐसे जो इंटरव्यू में इश्यूज होते हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है उनके बारे में क्वेश्चन कंफर्म में पूछा जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो SI का इंटरव्यू दे रहा हूँ, RAS का दे रहा हूँ, या ACF का दे रहा हूँ। जितने भी, जैसे मान लो आज करंट की बात करें हम, आज अगर मान लो मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो क्या पूछेंगे, सबसे पहले जो इंटरनेशनल इश्यूज है, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध है, या जो UNO है, UNO का रोल क्या है, UNO क्या कमजोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, अमेरिका या NATO कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, रसिया के सामने क्या क्या ऑप्शंस है ना, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्यों घट रही है, बढ़ रही है, सेंसेक्स में उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। अब आप सोचोगे यार मेरे तो इकोनॉमिक है ही नहीं, तो मेरे से इकोनॉमिक डेटाज नहीं पूछेंगे, या जो इकोनॉमिक रिव्यू है उनके डेटाज नहीं पूछेंगे, ऐसा आपका सोचना गलत है। आप सोचोगे यार मैं तो कोई और इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मेरे से ये कैसे पूछ रहे हैं। तो सब कुछ पूछ सकते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये सबको आना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो फंडा है, बेसिक फंडे है, या जो बेसिक थ्योरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। करंट के जितने भी सब्जेक्ट है, आज हमारे यहाँ जैसे मान लो राष्ट्रपति महोदय के लिए इलेक्शन होने वाला है, बाद में उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भी इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। करंट के बारे में और भी जितने इश्यू है, भारत के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान की इस बदलती हुई भूमिका, पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना पिछड़ क्यों गया है, पाकिस्तान तबाह क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे जो विवाद है उनके संबंध में हम क्या क्या कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में भारत और चाइना के रिलेशन को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, या मान लो सार्क के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, आसियान के साथ कैसे होने चाहिए, बिम्स्टेक के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, और एज ए वर्ल्ड के एक यूनिवर्सल लीडर बनने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। या कई बार फॉरेन पॉलिसी के संबंध में पूछते हैं, मेरे से भी इस बार फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से, नेहरू की जो आइडियल फॉरेन पॉलिसी थी, या जो आदर्शवादी जो विदेश नीति थी, उससे लेकर के फिर रियलिस्टिक विचारधारा कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इंदिरा जी ने क्या क्या सोचा, इंदिरा जी की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है,
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, भारत छोटे भाई या भारत बड़े भाई की भूमिका में कैसे रहता है, क्या इससे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं होता है, क्या उससे देश नाराज नहीं हो रहे, इस संबंध में भी कई क्वेश्चन पूछे थे। अगली बार जो मेरा सेशन होगा उसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, तो और क्या क्या पूछा था और क्या क्या जवाब दिया गया था, जिसके कारण इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी प्रसन्न हुआ और एक बोर्ड चेयरमैन ही नहीं, बोर्ड के मेंबर भी खुश थे। जाते जाते ये पूछते हैं, अच्छा आप बताओ नौकरी कब करते हैं, पढ़ाई कब करते हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, ठीक है, तो उन्होंने मजाक भरे लहजे में कहा, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ें तैयार कर ले, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड तैयार कर ले, आपकी हॉबी तैयार कर ले, आपका डिस्ट्रिक्ट तैयार कर ले, आपके सब्जेक्ट तैयार कर ले, जिस जॉब में आप जा रहे हैं उस जॉब में क्या क्या चैलेंजेस है और उस जॉब का आप सामना कैसे करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या आप उसमें कुछ नवाचार करोगे, इनोवेशंस करोगे तो क्या करोगे, इन सब के बारे में आपका एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस जॉब के लिए ये कर सकता हूँ। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अब कई लोग अलग अलग दलीलें देते हैं, साहब बेरोजगारी है, कुछ लोग कहते हैं साहब एग्जाम दे दिया, कुछ लोग कहते हैं मेरे बचपन का ख्वाब था, मेरे पिताजी का ख्वाब था, माताजी का ख्वाब था, सबके माताजी पिताजी का ख्वाब होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मामले में बिल्कुल सटीक आंसर देना है, ध्यान रहे, ऐसा कोई भी आंसर नहीं देना है जिससे कि अगले वालों को बड़ा ऑकवर्ड लगे। और फ्रेंड्स, मैं तो ये कहता हूं कि आपको काल्पनिक आंसर ना दे करके एकदम ऐसा आंसर देना है जो कंप्लीट रियलिस्टिक लगे उनको, और वास्तव में लगे कि हाँ इसी कारण से ये बंदा सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहा है, या ये बंदी आरएएस बनना चाह रही है, या आईबी में आना चाह रहा है, या कोई और इंटरव्यू फेस कर रहा है। एक और बात बताता हूं आपको कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जिस दिन इंटरव्यू हो, सेम डे, उससे पहले और सेम डे के आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने हैं। करंट के न्यूज़पेपर सेम डे का आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू बोर्ड सवाल पूछे कि आज की सबसे मुख्य खबर क्या है, या आपने पेपर पढ़ा है, कौन सा पेपर पढ़ते हैं आप, पत्रिका पढ़ते हैं, भास्कर पढ़ते हैं, जागरण पढ़ते हैं, या जनसत्ता पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, क्या क्या रीज़न है कि आप वही पढ़ते हैं, क्या क्या कारण है इसके। तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं इंटरव्यू में तैयार करने के लिए। साथियों प्लीज मेरी बात मानिएगा कि सबसे पहले तो जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बाहर के कई लोग अफवाहें उड़ाते हैं, आपने सुना होगा, उन अफवाहों पे ध्यान ना दें। आरपीएससी बिल्कुल फेयर रूप से जितने भी इंटरव्यू है वो करवाती है, बस जिस बंदे में मेहनत है वो बंदा अपनी पोस्ट लेके पढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आरएस के इंटरव्यू होते हैं तो एक बंदे के 40 भी आते हैं, और एक वो ब्रिलियंट या जो एक्सीलेंट पर्सन होता है जिनके 80+% मार्क्स भी होते हैं। तो आप सोचिएगा 40 में और 80 में कितने फर्क है। सब इंस्पेक्टर में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, किसी के 15, 16, 17, 18 आते हैं, और किसी के 40+ आ जाते हैं। तो आप सोचिएगा 20 नंबर प्लस का गैप आ रहा है 50 में से, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दिल लगा करके तैयारी करिएगा। जब भी आपका मन भटके, आपको लगे कि मेरा मन भटक रहा है, तो बिल्कुल अपने मन में अपने जो इष्ट है उसको याद कीजिएगा, और एक बार अपने बूढ़े माँ बाप की तस्वीर को अपने दिलो दिमाग में लाइएगा। मेरा वादा है कि आप भटकना बंद कर देंगे जब उनकी तस्वीर आपके सामने आएगी। और घर जाके एक बार अपनी माताजी से जरूर पूछना कि उन्होंने कितनी सवामणी आपकी नौकरी के लिए बोल रखी है। मैं तो कई बार स्टूडेंट से मजाक करता हूँ कि साल 2 साल की आपकी तनख्वाह तो है वो सवामणी में ही जाने वाली है, क्योंकि घर पूछ लीजिएगा, माताजी बता देंगे आपको, जिस देवता के पास वो जाते हैं वहां जाके सवामणी बोल देते हैं, हे भगवान, हे देवा, हे देवी, मेरे बच्चे का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आशावादी है वो लोग, है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या आप उनकी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आगे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। जो लोग आरएस का इंटरव्यू देंगे, एसआई का इंटरव्यू देंगे, या वेटरनरी के इंटरव्यू देंगे, आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई लोगों को हमने मोटिवेट किया है, कई लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयार किया है। कुछ बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे उठना है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क पड़ता है, हाँ, लेकिन ज़रूरी है। एक सभ्य नागरिक के रूप में आपको उठना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, एंट्री कैसे करनी है, मैं कमिंग सर कैसे करना है, कैसे बैठना है, उनको थैंक्स कैसे विश करना है, और बाद में जब जाओ आप तो भी आपको थैंक्स कैसे विश करना है। आपकी बॉडी का मूवमेंट क्या होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए। 3 से 4 मेंबर बैठे हैं, सबके साथ आपको आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, किसका आप जवाब दे रहे हैं और किसका नहीं दे रहे हैं,
ये सारी चीजें मायने रखती है। आपके हैंड मूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कई लोग जाके वह मूर्ति की तरफ बैठ जाते हैं, स्टैच्यू बन जाते हैं। मैं भी जब पहली बार इंटरव्यू में गया था तो साथियों मुझे भी यही कहा गया था कि आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे कोई पार्क में मूर्ति लगी हुई है। तो मेहरबानी करके ऐसे विद्वान लोगों से आप कोई भी सलाह ना लें। हाँ, सलाह उनसे लें, युवा वर्ग से लें, जो लोग कहते हैं जिनको 35 साल का, 40 साल का, 50 साल का जिनको एक्सपीरियंस है। प्लीज़ मेहरबानी करके उन लोगों से आप कोई भी एक्सपीरियंस उनका वो शेयर करें और आप अपने में एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो 90 या 2000 का सन नहीं है। ये अभी 2022-23 के इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, इसीलिए आरपीएससी का जो शेड्यूल और सिस्टम है वो टोटली चेंज है। वो इंटरव्यू 2000 वाले हैं या 1990 में दिया था उन्होंने, इसलिए अब 2022-23 में जो इंटरव्यू होगा उसका फ्रेमवर्क पूरा अलग होगा। तो आपको करंट जो एरा चल रहा है उसके अनुसार चलना पड़ता है। जो युवा वर्ग है, जितने भी यूथ लोग हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं या इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए या मुझे और क्या क्या करना है। तो मित्रों, बस इसी के साथ इतना ही कहूँगा। हमारे यहाँ अभी हमने इंटरव्यू के बैच स्टार्ट कर रखे हैं, सब इंस्पेक्टर के और वेटरनरी बैच जो इनके इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट करवाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लायक कोई भी काम हो तो बिल्कुल आप कहिएगा, आधी रात को आप आराम से कॉल कर सकते हैं और मेरे से जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खाकी को सलाम।